वन डायमेंशन मोशन में हम लोगों ने देखो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन ये दो पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। और नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है जिसपे हमको बढ़ना है और वो है ग्राफ्स। ठीक है ना। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि भाई हम ग्राफ्स का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले ग्राफ का क्या यूज है, तो वो बिल्कुल बेसिक सी बात एक समझ लो। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है कि भाई जैसे क्रिकेट मैच आता है तो ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, तो बार बार उसमें बीच में जैसे ही ओवर फिनिश होता है या कोई विकेट गिरता है तो क्या एक पैटर्न हमको ग्राफ उसमें दिखाता है ना। तो ग्राफ का बेसिक पर्पस यही है कि हमें सारा का सारा जो डेटा है, मतलब हमें हर ओवर का हर बॉल का डेटा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि ओवरऑल रन रेट कैसे चल रहा है, ठीक चेज हो रहा है या चेज ठीक नहीं हो रहा है, रन रेट कम चल रहा है ज़्यादा चल रहा है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये अगर हमको एक बार एक सिंगल पिक्चर में दिखाई दें तो हमारे लिए डेटा एनालाइज करना आसान हो जाएगा, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें बस ये देखना है कि उसका जो वेलोसिटी है या जो एक्सीलरेशन है ज़्यादा है कम है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ग्राफ से एनालाइज आसानी से हो जाता है। बस मेन इतना है कि ग्राफ को रीड करना जल्दी रीड कर सकते हैं। अगर हमें डेटा दे दिया जाए टेबल के फॉर्म में तो उसको रीड करके उससे बातें निकालना मुश्किल होगा, ग्राफ से आसानी से निकल आएगा। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखा जाए तो वैसे अगेन ग्राफ में ग्राफ प्लॉटिंग और ये सारी चीजें जो है स्लोप और एरिया ये सारा मैथ्स वाला थोड़ा पोर्शन है। तो मैं थोड़ा सा कुछ बातें बता देता हूँ फिर से, तुम्हें हो सकता है मालूम होगी मैथ्स की, बट जो हमें यूज करनी है वो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। तो जैसे कोई भी ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है सपोज, तो लेट अस अज्यूम कि ये मैंने कोई भी एक ग्राफ ले लिया और ये ग्राफ है बिटवीन y एंड x। ठीक है, या ऐसे दिया होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ग्राफ किसी भी तरह से दिया हो सकता है, जैसे कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, जैसे मैंने ये ले लिया ग्राफ। तो जैसे मान लेते हैं कि y की जो वैल्यू है वो x के साथ इस तरह से चेंज हो रही है पॉइंट a से लेके पॉइंट b तक। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम इस ग्राफ से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं ना वो तो है x और y की वैल्यूज। मतलब हमें हर एक x पे ध्यान से देखो तो क्या y की वैल्यू मालूम है। ग्राफ का मतलब यही है कि हर एक x पे हमको y की वैल्यू नोन है। तो एट फॉर एवरी x y इज नोन, सबसे पहली चीज तो यही पता चलेगी। तो ये डायरेक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर क्या है कि कुछ चीजें हम लोग इस ग्राफ से निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो जैसे सपोज करते हैं यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे, एक इधर हो गया सपोज, तो ये वैल्यू हो गई लेट से x1, ये वैल्यू हो गई x2। इसी तरह से y एक्सिस पे बनाए अगर तो ये हो गया y1 और ये हो गया सपोज y2। देखना ध्यान से जरा, मैंने दो पॉइंट ग्राफ के ऊपर कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें लेट से, ठीक है, तो बताओ कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ये लाइन उस कर्व के लिए क्या कहलाती है। किसी भी कर्व पे अगर हम दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो उससे जो लाइन बनी है वो लाइन क्या कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट, स्लोप, सेकेंड सेकेंड मैथ्स की बात कर रहे हैं, हाँ इसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं। क्यों भाई, बोल सकते हैं या नहीं। और अगर हमें इस कॉर्ड स्लोप निकालना है सपोज, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड जो एक्स एक्सिस से बना यस सर, थीटा, उसका टेन थीटा। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ कॉर्ड का मतलब होगा यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। होगा या नहीं होगा, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और उस ग्राफ के रिस्पेक्ट में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम किसी भी ग्राफ से निकाल सकते हैं वो है स्लोप ऑफ कॉर्ड, एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड इज बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है इतना, बताओ।
नेक्स्ट पॉइंट जो हम ग्राफ से निकालेंगे वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम m भी लिखेंगे और ये बेसिकली tan थीटा बनेगा। तो tan थीटा का मतलब यही होता है कि जो हमने स्लोप ऑफ कॉर्ड लिखा हुआ है, अगर हम उसमें डेल्टा x और डेल्टा y टेंडिंग टू 0 कर दें, तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, क्या यही dy अपॉन dx बनेगा? बोलो। और ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो, कॉर्ड और स्लोप में क्या फर्क है? क्यों भाई? जैसे मैंने ये एक सॉरी, कॉर्ड और टेंजेंट में क्या फर्क है? जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है CD, तो क्या ये ग्राफ पे टेंजेंट है? तो टेंजेंट और कॉर्ड में बस यही फर्क है कि टेंजेंट भी एक तरह का कॉर्ड ही है, लेकिन ऐसा कॉर्ड है जिसके दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो टेंडिंग टू 0 है। यानी डेल्टा x, x1 x2, सपोज करो x1 x2 बहुत पास आ जाएं, वेरी क्लोज, और y1 y2 भी बहुत पास आ जाएंगे, तो जो हम ड्रॉ करेंगे कॉर्ड, उसको एक्सटेंड करेंगे तो वही क्या बन जाएगी? वही टेंजेंट बन जाएगी। क्लियर है टेंजेंट और कॉर्ड में फर्क? सर एक बार और बता दीजिए। कॉर्ड का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट अगर हम कर्व के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड में मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं, कौन से? x1 x2। अब सपोज करो कि इनको हम पास ले आए, x1 x2, मतलब इतना पास आ जाए कि बिल्कुल इनके बीच में जो गैप है वो dx का गैप हो जाए, तो जो कॉर्ड बनेगी, तो वही कॉर्ड क्या कहलाएगी? वही कॉर्ड हो जाएगी टेंजेंट। समझ आई ना? तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि अगर डेल्टा x और डेल्टा y टेंडिंग टू 0 है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बिकम्स dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और फिजिक्स में इसको क्या कहेंगे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप ऑफ कॉर्ड को क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी इसका यूज क्या है हमारे लिए वो भी हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इन टर्म्स का। क्लियर है दोनों पॉइंट? बताओ। यस सर। ठीक, नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, जो हमें तीन चीजें ग्राफ से मिलेंगी, और तीसरा पॉइंट है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल y dx। ठीक है, और ये होता है एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस बिटवीन x1 एंड x2। यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट x1 से x2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि दिस इज एरिया बाउंडेड, जैसे ये है कर्व, ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस। तो अगर हम इसको x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखना ध्यान से, अगर हम इसको x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया बनेगा। ठीक है ना? और इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज इंटीग्रल y dx, कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। देखो, तो ये तीन बेसिक बातें हैं जो हमें जरूरत पड़ेंगी बस। एक तो बता ही दिया कि कौन से x1 पे कितना y1 है, कौन से x2 पे कितना y2 है, तो वो तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। ये जो तीन चीजें हम लोगों ने निकालेंगे, ये इनडायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। एक तो हो गया जो डायरेक्ट डेटा निकल के आएगा ग्राफ से, और ये जो तीन डेटा है ये इनडायरेक्ट निकल के आएगा, उस ग्राफ में कैलकुलेशन करके आएगा।
अगर हम कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो वो कॉर्ड बनेगा। कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप बनेगा dy/dx और वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और अगर हम कोई भी दो पॉइंट के बीच में एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कहलाएगा इंटीग्रल y/dx बिटवीन x1 टू x2। बस इतनी चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो। नो सर। अच्छा, जैसे मैंने एरिया अंडर द कर्व लिखा है इंटीग्रल y/dx, अगर मैं लिखूं इंटीग्रल x/dy फ्रॉम y1 टू y2 तो ये क्या बनेगा? सर ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा फिर, क्या बनेगा? इसको क्या लिखना चाहिए मुझे? जो एक्स। area bounded between curve and करेक्ट, y-axis between y1 and y2. करेक्ट। यस ये हो जाएगा y1 एरिया, लिख लो इसको भी, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस, और इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम y1 टू y2. y2। ठीक है। अच्छा, अगर दिखाना हो तो दिखा सकते हैं क्या इसको? सपोज ये कर्व है और ये सपोज y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, तो सपोज ये पॉइंट हो गया y1 और ये पॉइंट हो गया y2। तो क्या ये वाला जो कर्व बनेगा, ये वाला सॉरी जो एरिया बनेगा, ये एरिया होगा इंटीग्रल x dy कहाँ से कहाँ तक, y1 से y2 तक। तो देखो अब हमें क्या निकालना है किसी क्वेश्चन में, वो तो डिपेंड करेगा अलग अलग केस में कि अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। बट ये है कि हमें ग्राफ से क्या क्या पता चल सकता है वो हमने देख लिया। कोई भी जनरल ग्राफ अगर हमारे सामने है तो उससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक दो मिसलेनियस बातें हैं। हालांकि फिर से मैं कहूंगा कि मैथ्स में तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा ही है। अच्छा, बताओगे कि कांस्टेंट स्लोप का कर्व कैसा होगा? सर 45 डिग्री पे बनेगा। अरे सर स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन सर। Straight स्ट्रेट line. लाइन। स्ट्रेट लाइन सिंपली। 45 से क्या मतलब है? ठीक है ना। तो एक्चुअली निकल गया था एक्सीडेंट। कांस्टेंट स्लोप का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन। क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो मैंने पहले वाले डायग्राम में बनाई है इसका स्लोप पॉजिटिव है और ये जो दूसरे वाले डायग्राम में बनाई है इसका स्लोप नेगेटिव है? Negative है. Yes sir. यस सर। डिवीजन तो नहीं किसी को? ऐसा No, इसलिए नो कि सर, हम लोग एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? एंगल हमेशा प्लस पॉजिटिव एक्सेस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो होता क्या है कि अगर टेन थीटा थीटा की वैल्यू एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा, और टेन थीटा अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव आएगा। तो ये तो हो गया कांस्टेंट स्लोप। और दूसरा केस है वेरिएबल स्लोप, बना लो इसको भी। अब वेरिएबल स्लोप में तीन सिचुएशन है। ठीक है। पहली सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीजिंग हो। दूसरे केस में स्लोप नेगेटिव हो और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीजिंग हो। तीसरे केस में स्लोप पॉजिटिव हो और मैग्नीट्यूड ऑफ m डिक्रीजिंग हो। और चौथे केस में स्लोप नेगेटिव हो और मैग्नीट्यूड ऑफ m भी डिक्रीजिंग हो। ये है, देखो पहले तो
इनके हिसाब से कर्व कैसा बनेगा, बताओगे? दिखने में कैसा होगा कर्व? सर फर्स्ट वाले में एक्सपोनेंशियल जैसा आएगा, ए की पावर एक्स ऐसा जैसा। बोल सकते हैं कि इस तरह से इंक्रीजिंग सा आएगा। एग्जैक्ट ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, देखो हम लोग समझना ध्यान से, क्योंकि इंक्रीजिंग स्लोप के तो बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। हम ये कर रहे हैं कि उन सभी को एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व ऐसा बनेगा, देखना। बताओ, कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो इस कर्व का स्लोप इंक्रीजिंग है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। ठीक है, फिर नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ऐसा बनेगा। ठीक है, और नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग ऐसा बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि तुम्हारे सामने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कर्व हो, उसका अगर हम कोई भी छोटा सा पोर्शन लेते हैं स्टडी करने के लिए, तो उस छोटे से पोर्शन का जो नेचर है वो, ये जो मैंने 6 डायग्राम बनाए हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा। बताओ। कोई भी कर्व लें, कोई भी कर्व हो, एक्स वाई जेड, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, कोई भी हो, उसका अगर हम कोई भी एक छोटा सा पोर्शन स्टडी करते हैं, कोई भी छोटा पोर्शन, तो वो जो छोटा पोर्शन होगा वो इन 6 में से ही कोई एक कैटेगरी का होगा। या तो वो कांस्टेंट स्लोप का होगा, तो कांस्टेंट स्लोप में 2 केस हो गए, और अगर वो वेरिएबल स्लोप का है तो वेरिएबल स्लोप में 4 सिचुएशन है, इन चारों में से कोई एक हो सकती है। तो ग्राफ का क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये 6 चीजें दिमाग में बैठी होनी चाहिए, पन्ने नहीं पलटने पड़े बाद में। समझ लो क्या है और उसको किसी तरह दिमाग में बिठाओ कि नेगेटिव कैसे जज कर रहे हैं, पॉजिटिव कैसे जज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग कैसे जज कर रहे हैं, डिक्रीजिंग कैसे जज कर रहे हैं। बताइए, समझने में कोई दिक्कत है? बताओ अभी। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। आ गई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो देखो इसका मतलब हमारी बेसिक थ्योरी ओके। अब हम देख सकते हैं कि फिजिक्स में इसका कहाँ कहाँ पे यूज आएगा और कैसे आएगा। ठीक है ना? तो देखो फिजिक्स में कितने टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। मान लो तुमको कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो वो ग्राफ किस किस वेरिएबल के बीच में हो सकता है? तो अगेन मैं कहूँगा कि इनफाइनाइट टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं। तो हम लोग इनफाइनाइट टाइप के ग्राफ्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं, हम बेसिक बातों पे फोकस कर सकते हैं। तो बेसिक बातें क्या हैं जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। किसी भी ग्राफ से तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है वो तुम्हें क्लियर रखनी है। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि कौन कौन से वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ हो सकता है। तो ग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं, एक्स टाइम के बीच में हो सकता है, पोजीशन टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो सकता है, वेलोसिटी टाइम हो सकता है, एक्सीलरेशन टाइम हो सकता है, वेलोसिटी पोजीशन हो सकता है, एक्सीलरेशन पोजीशन हो सकता है, वी स्क्वायर एक्स ग्राफ हो सकता है, एक्स स्क्वायर वी ग्राफ हो सकता है। मतलब तुम अंदाजा लगाओ कितने ग्राफ हो सकते हैं, कोई भी ग्राफ हो सकता है ना कुल मिला के। तो देखो हमें करना क्या होगा, सर ये थर्ड वाला बता दिए, थर्ड और फोर्थ। थर्ड वाले में देखो ना ध्यान से, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है कि ऑब्ट्यूज बना रही है? सर एक्यूटी बना रही है। एक्यूट बना रही है, तो स्लोप कैसा होगा? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ठीक, करेक्ट, एक बात क्लियर। अब ऐसे सोचो कि एक बार हम टेंजेंट यहाँ बनाए और एक बार टेंजेंट यहाँ बनाए, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी जो लाइन है वो स्टीपर है, पहले वाली स्टीपर है या बाद वाली स्टीपर है? स्टीपनेस का मतलब होता है कि जितनी वर्टिकल होती जाती है उतना उसका स्लोप बढ़ता जाएगा। सर ये पहली वाली स्लोप कम होगी। हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है? स्टीपनेस कम हो रही है कि स्टीपनेस बढ़ रही है? कम हो रही है, कम सर हो कम रही हो रही है। कम हो रही लिखा हुआ है। अच्छा, और सर ये फोर्थ वाला? अब तुम अपने आप कर लोगे। फोर्थ वाले में देखो, ये रही टेंजेंट, तो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? सर ऑब्ट्यूज। फ्यूज बना रही बना है, रही है, तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। 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 एक बात क्लियर हो गई। अब क्या करो, एक टेंजेंट शुरू में बनाओ और एक टेंजेंट बाद में बनाओ।
तो क्या लग रहा है इन दोनों टेंजेंट का स्टीपनेस कम हो रही है या बढ़ रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है। स्टीपनेस जो है, स्टीपनेस को हम लोग मेजर करते हैं वर्टिकल, मतलब जितनी वर्टिकल होगी उतनी स्टीपनेस ज्यादा है, ढलान अच्छा जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है सर। हो जाएगा ना विजुलाइज? डाउट तो नहीं आएगा आगे? नो सर। ठीक, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्राफ है कि इस ग्राफ से हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं पूछता जा रहा हूँ, तुम बताते जाना, बेसिक बातें तो तुम्हें क्लियर है ही है। जैसे सपोज एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें डायरेक्ट मिलेगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिलेगी? कि कौन से टाइम पे क्या वेलोसिटी है। क्यों भाई? कौन यस से टाइम पे क्या वेलोसिटी है वो Yes, हमको sir. डायरेक्ट पता चलेगी। बट इसका ये मतलब मत निकालना कि ग्राफ अगर इस तरह का है तो पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, ये तो मतलब नहीं है ना। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, यस अब मुझे बताओ कि इस ग्राफ का जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? केयरफुली बताना। एक डेटा तो डायरेक्ट निकल आएगा, 3 डेटा है जो हम इससे इनडायरेक्ट निकालेंगे, तो इस ग्राफ का स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देगा? एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्सेलरेशन देगा। पूरी बात बोला करो, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो हमको देगा वो होगा एवरेज एक्सीलरेशन। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट आता है कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, तो ये हमको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। Instantaneous. ये कौन सा एक्सीलरेशन होगा? टेंजेंशियल होगा कि रेडियल होगा? टेंजेंशियल होगा। Tangential. चल रहा है ना, वन डायमेंशन चल रहा है, टेंजेंशियल ही चल रहा है, ठीक है ना। यस सर। और तीसरी बात आती है एरिया अंडर द कर्व। देखो एरिया अंडर द कर्व बोला जाए ना, तो अंडर द कर्व का मतलब हुआ बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? ये देगा इंटीग्रल वी डी टी। तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो कैसे बताएंगे? देखो वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या हम लोग dx अपॉन dt? क्यों भाई? तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा इंटीग्रल dx, और इंटीग्रल dx होता है डेल्टा x होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो ये हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना एक बात कि एरिया अबव टाइम एक्सिस is taken positive and area below time axis is taken negative। याद रहेगा ये? एरिया above time axis is positive and area below time axis is negative। क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ, ठीक है। तो ये एक इकलौता ऐसा ग्राफ है जिससे हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखो ध्यान से चेक करो तो। सर हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस निकाल पाएंगे? तुम बताओ सोच के कैसे निकालोगे अगर तुमको ऐड कर देंगे ना ऊपर। सर मॉड v इनटू dt कर देंगे तो इससे डिस्टेंस निकालना और भी आसान होगा, क्योंकि क्या तो होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देंगे मॉड ऐसा। जैसे ये है, मान लो ये कर्व है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और इतना एरिया जो होगा वो होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इनका ऐड दोनों का कर मॉड देंगे लेके दोनों। प्लस। हाँ, दोनों को हमें दोनों ऐड के एरिया ऐड कर देंगे दोनों के। हाँ, मतलब साइन नहीं लगाओगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और साइन लगा दोगे तो
डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो मैंने कहा कि ये देखो, ये एक इकलौता ऐसा ग्राफ है जिससे हमको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, एक्सीलरेशन की भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट की भी मिल रही है, डिस्टेंस की भी मिल रही है, मतलब सब निकल आएगा। ठीक है ना। और देखो, जैसे मान लो हमारे पास ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे पोजीशन है। इससे हमको क्या मिलेगा बताओ? स्लोप ऑफ एवरेज क्या देगा? वेलोसिटी, स्लोप ऑफ कॉर्ड का मतलब होगा डेल्टा एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा वी एवरेज। Yes, sir. ठीक है। देन व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ टेंजेंट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dx अपॉन dt, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। लेकिन इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमको कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा। मतलब जो ये देगा वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। भाई इंटीग्रल x dt देगा, तो इंटीग्रल x dt t1 से t2, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो निकल के नहीं आएगी ना। समझ में आई बात? तो इसको चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, छोड़ दो। यही दो इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस ग्राफ से मिलेंगी। बोलिए। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन टाइम। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कुछ देगा या कुछ नहीं देगा? स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम। सर वो सर da/dt से जर्क होता है सर एक चीज, अरे स्लोप ऑफ नहीं टाइम। होता, ये डी/dt कुछ नहीं होता है। ये तुमने जो है अपने बोर्ड की किताब में पढ़ा होगा। है सर? बोर्ड की किताब में पढ़ा होगा, डी/dt कुछ भी नहीं होता है। सर तो जर्क क्या होता है सर? फिर ऐसा पढ़ा है सर, वो दिमाग में बैठा हुआ है। अरे बैठा हुआ है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो जब जो चीज गलत है। अच्छा ठीक सर। डी/dt कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जर्क जो है, जर्क एक तरह का ऐसा स्लैंग लैंग्वेज का वर्ड है जिसका किसी फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं डिफाइंड है। जो चीज डिफाइंड नहीं है मैं कैसे बता दूं कि है डिफाइंड? ठीक सर। हम लोग बोलते हैं कि झटका लगा, जर्क लगा, झटका लगा, तो वो ये जो झटका लगा बोल रहे हैं इसको किसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट नहीं किया गया है। मतलब ये ऐसी चीज है जिसको महसूस तो कर सकते हो बट उसको मेजर नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो da/dt कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। ये किसी बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, पहले भी लोग डाउट पूछते रहे, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये कहने का मतलब बोलेंगे तो बस यही सर मतलब बोलेंगे। बोर्ड की बुक में ऐसे ही दे देता है? अभी क्या बताओगे बताओ? अभी दिया हुआ है तो क्या बोलोगे बताओ? गलत है तो गलत ही बोलूंगा ना। da/dt को अगर हम कुछ बोलेंगे तो सिर्फ यही बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, बस। ठीक है। यस सर। तो इसका स्लोप हमारे किसी काम का नहीं है, कहने का मतलब ये है। हाँ, इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हम लोग निकालें तो बताओ कि क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलेगी सर। फिर तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, पूरी बात ही नहीं बोलते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इंटीग्रल ए डी टी है। इंटीग्रल ए डी टी में अगर हम ए को लिखते हैं dv/dt इंटू डी टी कैंसिल, तो ये बचेगा इंटीग्रल dv, और इंटीग्रल dv v नहीं आएगा, इंटीग्रल dv डेल्टा v आएगा। यानी कि इसका जो एरिया है वो वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देगा। एरिया अंडर एटी कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। बोलो। यस सर। तो देखो, इस तरह से अगर हम लोग करते जाएं तो मैं कहूंगा कि भाई बहुत सारे ग्राफ हैं, कोई लिमिट नहीं करने की। तो बेसिक बात तुम्हें समझ लेनी है, जरूरत पड़ने पे तुम कैलकुलेट कर लो, बस यही इंपॉर्टेंट है। बोलो। जरूरत पड़ने पे तुम कैलकुलेशन कर लो कि उसका जो एरिया है वो क्या दे सकता है या उसका जो स्लोप है वो क्या दे सकता है, बस ये बात, बेसिक बात समझो।
बाकी इस तरह से कर्व तो इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, कोई भी कर्व हो सकता है, वी एक्स का कर्व हो सकता है, ए एक्स का कर्व हो सकता है, ठीक है। यस सर, ठीक। ओके, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो जनरली क्वेश्चन जो ग्राफ के होंगे दो कैटेगरी में है समझ लो। एक तो तुमको डायरेक्ट ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ से हमको कुछ बातें निकालनी होंगी, तो ग्राफ ऑलरेडी बना होगा, उस ग्राफ से हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें निकाल पाएंगे। और दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मल्टीपल प्रोसेस हो रहा है। मल्टीपल प्रोसेस का मतलब है कि गाड़ी एक्सीलरेट भी हो रही है, डेसीलरेट भी हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, फिर रुक गई, फिर चलने लगी। तो क्या होगा कि अगर हम सिर्फ इक्वेशंस लगाते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ बन जाता है। ग्राफ में क्या होगा कि हम वो सारी बातें अगर ग्राफ में दिखाएंगे तो हमको चीज़ों को विजुअलाइज करना आसान होगा। और हम लोग देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन में ग्राफ ही द बेस्ट ऑप्शन है, कि उसको हम ग्राफ में अगर कन्वर्ट कर लें, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लें स्पेशली, क्योंकि वीटी ग्राफ में फायदा ये है कि वीटी ग्राफ से हमको सारी चीजें पता चलती हैं। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है तो उसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस वीटी ग्राफ से हमें चीजें निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं जिसमें हम ग्राफ खुद बनाएंगे और फिर देखेंगे उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन, अ बलून starts rising from ground with constant acceleration 2 meter per second square. After 2 seconds, a stone is dropped from it, which strikes ground after some time. तो हमें निकालना है कैलकुलेट टाइम for which stone is free falling, and B part में velocity with which stone strikes ground, ठीक है। अब देखो है क्या, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करनी है, मतलब इसको प्योरली हमको ग्राफ से ही करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन कोई यूज करनी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बताना शुरू करूँ या थोड़ा ट्राई करोगे? तो ट्राई करेंगे। ट्राई करते हैं सर, एक मिनट। ठीक। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ कि ऐसे केस में जब तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना हो और ग्राफ से चीजें निकालनी हो तो सबसे पहले ये देखो कि हमें पता क्या है। तो हमको ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे तो हमको एक्सीलरेशन के बारे में मालूम है, सिर्फ वेलोसिटी के बारे में नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे पहुंचेंगे। एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे पहुंच गए तो फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम वगैरह सब निकालना आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें वीटी ग्राफ पे पहुंचना है, बट वीटी ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाओगे शायद, तो पहले एटी ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सीलरेशन टाइम। करो ट्राई, वेट करता हूं मैं। देखो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले तुम्हें इसमें ड्रॉ करना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा लंबी लाइन बनाई जिससे नीचे उसी के वीटी ग्राफ भी ड्रॉ कर लूंगा। तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ एक्सीलरेशन के बारे में और स्टोन के बारे में सोचना कि स्टोन का मोशन कैसा हो रहा है, क्यों भाई? सर पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मतलब उसका एक्सेलरेशन है। अच्छा अब देखो ग्राफ बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन भी कंसीडर करने हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन अप साइड ले लिया जाए और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया जाए।
Yes. क्लियर इतनी बात? यस सर। बताओ कि स्टार्टिंग में जो इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक मैंने लाइन ड्रॉ की, कांस्टेंट लाइन, और वो लाइन कौन से टाइम तक वैलिड की है? 2 सेकंड तक। बोलो इसके बाद क्या हुआ? सर वो -9.8 पहुंच जाएगा सीधा। 10 बोल देते हैं, चलेगा ना? 10 ले लेते हैं कहने का मतलब। और उसके बाद उसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देखो। ठीक है, लेकिन ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इनफैक्ट -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन कौन से टाइम तक है ये हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी है, छोड़ दिया, आगे टाइम हमको पता नहीं है। ठीक, अब आ जाओ नीचे वीटी ग्राफ में। हम लोग इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी के नीचे बना लेते हैं। ये वाली लाइन एक ड्रॉ कर दी है, क्योंकि इस लाइन पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो वीटी ग्राफ में भी डेफिनेटली कुछ चेंज जरूर आएगा। तो ये 2 सेकेंड। अब देखो, अब स्टोन की जो वेलोसिटी वाला ग्राफ है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा या कहीं और से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन है या नहीं है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है? +2। तो +2 यानी कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्लोप का स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? तो ये स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ सीधे सीधे, लो, ये हो गया कांस्टेंट स्लोप का स्ट्रेट लाइन, देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ये वेलोसिटी कितनी है। तो देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, इस लाइन का स्लोप 2 है, तो क्या ये पॉइंट नहीं निकाल पाओगे? कितना होगा बताओ? अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट 4 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है कैसे निकाला है? यस सर। नहीं तो और एक तरीका है, एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है? ये एरिया कितना है? ये एरिया है 4, और एरिया का मतलब होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल 0 है, तो वी फाइनल कितना आ जाएगा? वी फाइनल आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है 4 कैसे आया? चाहे स्लोप से निकालो, मतलब कई रास्ते हैं, स्लोप से निकालो या एरिया से निकालो। ठीक, अब आगे बताओ, आगे क्या होगा? अब आगे वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। सर ये 10 क्या है? यहाँ पे 10 कैसे आ गया? -10। तो सत्येंद्र, आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है, तो डिस्टरबेंस हो रहा है फिर से। सर आपने एरिया वाला कैसे बताया था, एक बार बता दीजिए कि एरिया से 4 कैसे आएगा? मैंने ऐसे बताया कि एटी ग्राफ का जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया, समझना ध्यान से, ये एरिया हम लोग लिखते हैं ना इंटीग्रल ए डी टी, और इसको हम लोगों ने लिखा था डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कितना एरिया है? ये 4 है ये एरिया, और वी इनिशियल कितना है? 0। तो वी फाइनल कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नहीं तो इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप 2 है, तो स्लोप को हम लोग लिखेंगे v/2। तो यहाँ से भी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। मैं कह रहा हूँ 2 रास्ते हैं निकालने के, एक ही चीज निकालने के, चाहे स्लोप से निकालो चाहे एरिया से निकालो। सीरीज आपने आ गया। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नेगेटिव साइन के साथ लिया, ये समझ में नहीं आया, ये कहाँ कैसे ले? सत्येंद्र, आप लिख के भेज दो डाउट अपना। सर वो पूछ रहा है कि ये जो -10 ले लिया है कैसे ले लिया ग्रेविटेशनल -10 देखो, एक्सेलरेशन? जब उस स्टोन को हमने हवा में छोड़ दिया है, जब वो स्टोन हवा में आ गया है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? ड्रॉप होने के बाद कोई भी बॉडी को जब -10 आप हो हवा में जाएगा। छोड़ेंगे,
कोई भी बॉडी को जब हम हवा में छोड़ेंगे तो उस पर क्या एक्सीलरेशन है, जी डाउनवर्ड है। अब यस क्योंकि सर। डाउनवर्ड है तो इसलिए -10 ले लिया, माइनस ले लिया मतलब। क्लियर ठीक सारे है सर। डाउट? अब बताओ अगली स्ट्रेट लाइन हमको कितने स्लोप की खींचनी है? क्यों भाई, अगली स्ट्रेट लाइन हमको कितने स्लोप की खींचनी है? -10। हाँ, -10। अब की बार इसका जो स्लोप होना है वो -10 होना है, ठीक है। और हमें इसको कौन से टाइम तक ले जाना है? क्यों भाई, कौन से टाइम तक ले जाना है इसको हमें, ये बताएगा कोई? सर जब तक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो स्टोन जहां से चला है ग्राउंड से, फाइनली वहीं आया है, तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टोन का 0 है। टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टोन का 0 है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब ये होगा कि जितना ये पॉजिटिव एरिया है, जब उतना ही नेगेटिव एरिया हो जाएगा तब वो ग्राउंड पे आ जाएगा। तो वैसे तो ये टी अननोन है, लेकिन अब हम ये टी निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे बताओ? तो पहले तो ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला टाइम कौन सा होगा? सर 2.4। हाँ 2.4, हाँ ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन ये वाला पॉइंट बनेगा 2.4। क्लियर है कैसे आया 2.4 बताओ? उस लाइन का स्लोप -10 होना है। सर ये इधर से बताइए सर, स्लोप से -10 के कैसे आया? अरे वीटी ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सीलरेशन है, इसका स्लोप 2 कैसे आया था? वीटी सर ग्राफ यहाँ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन है, भूल जा रहे हो क्या बार बार? अच्छा अच्छा। ये जो नीचे ग्राफ बना हुआ है इसका स्लोप ये है बना हुआ है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज एक्सीलरेशन। जी जी यस सर। ये 2.4 क्लियर है? सर ये कैसे आया 2.4? ये हाइट कितनी है? सर 4। तो बेस कितना होना चाहिए अगर ये इसका स्लोप -10 है तो? यस पाइथागोरस। सर ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताना ध्यान से, अब मुझे ये वाला टाइम भी निकालना है, सॉरी ये वाली वेलोसिटी भी निकालनी है, कितनी होगी टाइम के टर्म्स में, कितना होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा ना ये। तो ये कितना आएगा ये वाला पॉइंट बताओ, ये पॉइंट कितना आएगा? अब इसका बेस देखोगे ध्यान से तो इसका बेस है t-2.4 है या नहीं है? तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये 10 टाइम्स t-2.4 होनी चाहिए, तभी तो इस लाइन का स्लोप 10 बनेगा। थोड़ा दिमाग यस सर। चलाओ, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये है t-2.4, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 10 टाइम्स t-2.4। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पार्टिकल नहीं, स्टोन ही लिख दो। स्टोन विल स्ट्राइक ग्राउंड व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे करेंगे? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 करने के लिए हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। बताओ, तो पॉजिटिव एरिया कितना आएगा, यानी ये वाले ट्रायंगल का एरिया, बताते जाओ ये एरिया कैसे निकलेगा, कितना होगा ये एरिया? 4.8। ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू, इसका एरिया बताओ क्या होगा? तो इसका भी वैसे लिख देंगे हाफ बेस और इनटू हाइट
तो जरा सॉल्व करके टी निकालो कितना आएगा, करो टी निकालो, सॉल्व करके क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड आया था, .48 आया था, कितना आया था, हाफ हटा दो तो देखो 3.37 सेकेंड्स आएगा। हम्म 3.38 बोल के लिखो, 3.38 सेकेंड्स, ठीक है ना। सही t माइनस 2.4 का होल स्क्वायर है। हाँ अंडर रूट ले लेना, होल स्क्वायर मत ओपन करना, रूट ले लेना। तो यहाँ पे टाइम फॉर विच स्टोन इज फ्री फॉलिंग, तो स्टोन का टाइम कितना हो जाएगा, तो इस 3.38 में मैं कहूँगा कि वो टाइम हटा दो जितनी देर बलून ऊपर जा रहा था, तो एक आंसर हो जाएगा 1.38 सेकेंड। और वेलोसिटी विद विच स्टोन स्ट्राइक्स, तो वेलोसिटी है 10 इंटू टी माइनस 2.4, तो 10 इंटू टी माइनस 2.4 करोगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, देख लो। सर इसमें टाइम तो फ्री फॉलिंग वाला लेंगे सर, वेलोसिटी में हाँ सर, वेलोसिटी में टाइम फ्री टाइम फॉलिंग वाला मैंने लेंगे। यहाँ का लिया है, इतना जो टाइम है ना भाई, जब तक उसका एक्सीलरेशन -10 है, समझो ना, जितनी देर के लिए उसका एक्सीलरेशन -10 है उतनी देर वो फ्री फॉल हो रहा है, तो ये गैप लेंगे, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, तो टी में से मैंने 2 हटा दिया, टोटल टी में से ये 2 हटा दिया, तो ये वाला टाइम आ गया, ठीक है ना। और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो यही वाली तो वेलोसिटी है, तो ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट यही तो है 10 इंटू टी माइनस 2.4, तो इसी में टी रख दिया। देखो ध्यान से, ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्या, क्यों भाई। सबसे पहले हम लोगों ने एटी ग्राफ बनाया है, ठीक है। एटी ग्राफ कैसे बनाया है, कि कह रहा है कि बलून का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रखा। उसके बाद स्टोन हवा में आ गया, तो हवा में आ गया तो उसका एक्सीलरेशन -10 कर दिया। कितनी देर के लिए किया तो मालूम नहीं है, तो ऐसे ही लाइन छोड़ दी मैंने। फिर एक्सीलरेशन अगर मालूम है और वेलोसिटी पता करना है, तो वेलोसिटी का जो स्लोप है वही एक्सीलरेशन है, तो इस लाइन का स्लोप मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ से ये 4 निकल आया। और फिर इस लाइन का स्लोप मैंने -10 कर दिया है, और कहाँ तक ले जाना है, तो वहां तक ले जाना है जब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया सेम हो जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टोन का, 0, जहां से चला है स्टोन वहां पे आके रुका है। सर सर ग्राफ तो समझ आ गया सर, लेकिन ये क्वेश्चन सर इक्वेशन लगा के जल्दी हो जाता। अरे हाँ ठीक है, वो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन आगे, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जो जल्दी नहीं होंगे, तो हमें चीजें तो समझ ही लेनी है ना सारी, कहने का मतलब ये है।
प्रैक्टिस तुम लोग ग्राफ की कर रहे हैं ना इस हेडिंग में। ये सर ग्राफ आ गया समझ में। ठीक है ना। तो ये टी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो एरिया है इस एरिया के इक्वल किया है। देखो एकदम क्लियर तब होगा जब तुम एक बार अपने आप सॉल्व करोगे बिना ये सोल्यूशन देखे, ये समझ लो। अपने आप नहीं, जो जो करोगे केवल मेरी बात सुन लोगे तो क्लियर नहीं होगा। आ गया सर। अभी शुक्ला जी को डाउट है कुछ? हाँ सत्येन बताइए क्या डाउट है एग्जैक्ट। हेलो सर, आवाज आ रही है? तो आती तो है बट बीच बीच में पता नहीं मुझे ही ऐसी आ रही है या सभी को ऐसी ही आ रही है रुकी हुई। सर हम ये कह रहे हैं क्योंकि कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे सर, वो आपने जो -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लिया है सर, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो तो नीचे की तरफ ही लगता है ना, और वो स्टोन भी नीचे ही आ रहा है, तो फिर हम लोग निगेटिव क्यों लेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने आपने कहा नीचे आ रहा है तो निगेटिव ले लिया। डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है और ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है। तो जब हम एक्सीलरेशन लिखेंगे तो उसको -10 लिखेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रुका हुआ है, हवा में टंगा हुआ है, कुछ भी हो। पार्टिकल मतलब अगर सर हवा में है तो उसका एक्सीलरेशन -10 लिखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव लिया है, ऊपर की तरफ। मतलब सर हम बैलून के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन बैलून जा रहा है। नहीं नहीं, उससे भी नहीं देखा हमने, कोई एक डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा ना बिफोर अप्लाइंग एनी इक्वेशन। तो मतलब ग्राफ सर से भी जैसे बैलून ऊपर जा रहा है सर, हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया, मतलब इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट में जितना भी काम होगा वो निगेटिव आप ले लेंगे। बस यही मैं बोल रहा हूँ कि कन्वेंशन लिया है, ऊपर पॉजिटिव लेंगे नीचे नेगेटिव लेंगे। अभी तो क्लियर है सर, कोई डाउट होगा तो फिर पूछें। हाँ ठीक ठीक ओके। ठीक है देखो, a train can have maximum acceleration of 5 meter per second square and maximum retardation of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड मिनिमम टाइम in which train can cover 2 kilometer distance between two stations। ठीक है, मतलब तुम्हारे हाथ में ट्रेन दे दी गई है, अब तुम्हें मिनिमम टाइम में पहुंचना है। एक्सीलरेशन मैक्सिमम मालूम है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मैक्सिमम रिटार्डेशन भी मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक स्टेशन से चलना है और दूसरे पे रुकना भी है, समझ गए ना, और मिनिमम टाइम में कवर करना है। ठीक है, करो जरा बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इसमें तुम अभी क्वेश्चन से करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और वीटी ग्राफ अगर हम इसमें बनाएं तो हमारे लिए इसको विजुअलाइज करना और सॉल्व करना दोनों ही बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखो हमको ये बात तो बेसिक तुम्हें समझ में आती होगी कि अगर मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो इसका मतलब है कि कुछ देर तक एक्सेलरेट करना चाहिए और फिर बाकी टाइम डेसिलरेट करना चाहिए। क्यों, मिनिमम टाइम में कैसे पहुंच सकते हैं? मिनिमम टाइम में पहुंचने का मतलब ये होगा कि ओवरऑल स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा तभी हो सकती है जब या तो एक्सेलरेट कर रहा हो और या फिर डेसिलरेट कर रहा हो, मतलब बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जो टाइम है वो ना हो।
ये बात समझ में आती है या नहीं, बताओ पहले। तो एक्सीलरेशन इसका है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और डेसिलरेशन इसका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका जो वीटी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले उसका जो स्लोप होगा वो 5 बनेगा +5, और बाद में जो उसका स्लोप बनेगा वो बनेगा -10। ये बताओ, ये क्लियर है वीटी ग्राफ? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एज्यूम करने वाली चीज़ें हैं वो एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो इसको टोटल टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल टाइम इसको कैपिटल टी लगेगा, और यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक का टाइम स्मॉल टी है। बताओ। ठीक है, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v। 3 चीजें एज्यूम कर ली हम लोगों ने, 3 वेरिएबल एज्यूम कर लिए, टोटल टाइम, एक्सीलरेशन का टाइम, और वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बताओ क्या क्या हमको पता है। तो हमको पता है कि इस लाइन का स्लोप 5 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओगे? कैसे बोल सकते हैं कि v/t = 5? बोलो। फिर इस लाइन का स्लोप देखो ध्यान से, तो 10 है, तो इस लाइन का स्लोप 10 है, तो क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे v/T - स्मॉल t = 10। ये इक्वेशन 2 हो गई, देखो ध्यान से। और तीसरी इक्वेशन हमें ये है कि इस पूरी जर्नी में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। इस पूरी जर्नी में उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर मतलब इस पूरे ग्राफ का एरिया बनेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ इंटू v इंटू हाइट = is 2000। बस तुम्हें ये 3 इक्वेशंस में कैपिटल टी निकालना है एलिमिनेट करके। यस सर। कैसे आएगा? आ गया है सर। आ गया है? कितना आ यस रहा है? सर, 34 पॉइंट कैपिटल टी 34.6 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। बताओ। तो ये विजुलाइज हुआ कि मिनिमम टाइम कैसे निकल आया? यस सर। ठीक है ना, मतलब मिनिमम टाइम भी आ गया, कितनी देर के लिए एक्सीलरेट होगा वो भी आ गया, कहाँ तक कितनी देर तक एक्सीलरेट होना चाहिए, कहाँ डेसिलरेट होना चाहिए, और इस दौरान उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रही वो भी निकल आएगा। सारी चीजें निकल आई। सर इसमें ये ग्राफ ऐसे ही शेप में क्यों बनाया? सर अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो सिर्फ एक्सेलरेट ही कराएं, रिटार्ड कराएं ना। तो रुकेगी नहीं ना फिर दूसरे स्टेशन पे? बताओ, रोकना भी तो है। यस सर। ठीक है ना? सर। हाँ बोलिए। सर कांस्टेंट स्पीड क्यों नहीं हो सकती बीच में? देखो, अगर मान लो बीच में कांस्टेंट स्पीड लोगे तो टाइम ज्यादा नहीं लग जाएगा? तुम खुद ही सोचो। सर तो लेकिन वो सर डी एक्सेलरेशन तो ज्यादा सही है। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड पे कवर करेगा और उस दौरान अगर वो एक्सीलरेट और डेसिलरेट हो जाए तो कम टाइम लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ। सर ये कैसे है सर? सपोज दैट सर, मतलब बीच में चाहे सर वो आधे सेकंड के लिए ही या 1 सेकंड के लिए हो कांस्टेंट वेलोसिटी में, लेकिन हो तो सकता है ना। तो मान लो कि जैसे उसको 0 से लेके t तक का डिस्टेंस कवर करना है, मतलब टाइम का, और तुम कह रहे हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी रखो। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रखोगे तो ये वाला एरिया बनेगा, बोलो। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस दौरान उसको एक्सेलरेट कराओ और डेसिलरेट कराओ, तो ये जो एरिया होगा ये ज्यादा आएगा या ये वाला एरिया ज्यादा आएगा, ये बताओ। सर कोई डिसाइडेड नहीं है सर, उसमें कुछ तो बच भी अगर तो रहा है ना। ये बात देखो, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मैंने कहा ना ये तो कॉमन सेंस ही समझ में आता है, ये कॉमन वही सेंस से तो। ही समझ में आ जाएगा।
इसके लिए ग्राफ और मैथमेटिकल इक्वेशन से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम जो बोल रहे हो उसको सोचो ध्यान से। एक्सीलरेट होंगे, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो उस दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पे थोड़े ना कोई लिमिट है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी ही हो सकती है। ओके सर। सर नहीं, प्रॉब्लम ये हो रही थी ना सर कि जैसे कोई भी सर, सपोज दैट बाइक है तो उसकी 140 होती है, तो सर अगर कोई डिस्टेंस हो ट्रेवल कर रहा है तो एक टाइम तो आ सकता है कि सपोज दैट वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, तो उसके आगे तो बढ़ नहीं सकती वेलोसिटी। क्वेश्चन में मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है ना कि कोई भी वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी पे मैक्सिमम लिमिट होती तो हम उसको उस मैक्सिमम वेलोसिटी पे ले जाके फिर कांस्टेंट रखते, लेकिन मैक्सिमम नहीं है तो क्या करोगे? तो और टाइम बचाने के लिए और बढ़ाओगे स्पीड कि कांस्टेंट हम पे ही चलोगे? प्रैक्टिकली थोड़ा सोच रहे थे। ठीक है। ठीक है ना। और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है पहले से ही। और सर हाँ बोलिए। एक ये तो समझ में आ गया कि पहले मतलब एक्सिलरेट होगा कंटिन्यू, और देन फिर रुकने के लिए वो डिसेलरेट होगा। लेकिन जैसे आप एक और मेथड बता रहे थे, जैसे कि वो डेसेलरेट ही होता रहे, तो उसमें कैसे मिनिमम टाइम लगेगा? अभी आपने बताया था। मैंने और कोई दूसरा मेथड नहीं बताया, यही बोला है मैंने, एक्सीलरेट हो और डेसिलरेट हो। सिर्फ डेसिलरेट हो कैसे मिनिमम टाइम होगा भाई? ओके। ये वेलोसिटी है सपोज 10, ठीक है। ये वेलोसिटी है लेट्स से 30, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और ये वाली वेलोसिटी हो गई लेट्स से -40, और ये टाइम है 8 सेकेंड। टाइम जो है वो सेकेंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। क्वेश्चन है कंसीडर वीटी कर्व फॉर अ पार्टिकल एज शोन। हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1,3,7 सेकेंड्स। बी पार्ट में एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 8 सेकेंड्स। फिर सी पार्ट में टाइम t when particle takes a U-turn। फिर डी में एवरेज velocity in 8 seconds, एंड ई पार्ट में एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड्स। वीटी ग्राफ से तो कहने का मतलब है सब कुछ निकल आएगा जो भी चाहिए, ठीक है। ग्राफ तुम्हारे सामने बना हुआ है, देखो निकालो।
देखते जाओ। पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप है। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/2 हो जाएगी, यानी कि +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा। और t इक्वल टू 7 सेकेंड्स पे, तो t इक्वल टू 7 सेकेंड्स का मतलब होगा इस लाइन का स्लोप, ये वाली लाइन। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? परपेंडिकुलर देखोगे 70 आएगा, और बेस देखोगे 3 आएगा, आएगा ना? तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -70/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ, क्लियर है ए पार्ट? इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 का मतलब है 8 सेकंड पे वेलोसिटी। 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? -40। और 1 का मतलब है 2 सेकंड पे वेलोसिटी, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी है +10। देखो ध्यान से, एंड डिवाइडेड बाई -50/6 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 50/6, तो ये हो जाएगा माइनस का 25/3। यही निकाला है क्यों भाई? यस सर। वही तो सर, ठीक है। यस सर। इसके बाद हमसे पूछा है टाइम t व्हेन पार्टिकल टेक्स अ यू टर्न। तो यू टर्न कहाँ हो रहा है, दिख रहा है क्या इस ग्राफ में? यस सर, वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ये पॉइंट है जहाँ पे यू टर्न हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है नहीं है? तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, मतलब कि यू टर्न हो रहा है। तो हमें ये टाइम निकालना है। तो ये टाइम कैसे आएगा? सर स्लोप दी हुई है, ऊपर 5,30 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे t,0 ले लेंगे। तो t ले लें, तो इसका स्लोप इक्वल कर देते हैं। तो स्लोप इक्वल ऐसे करेंगे, तो 30 अपॉन t-5 इज इक्वल टू 40 अपॉन 8 माइनस टी। ठीक है, कैसे लिखा ये? तो यहाँ से ये हो जाएगा 24 माइनस 3t इज इक्वल टू 4t माइनस 20। तो यहाँ से आएगा 7t इज इक्वल टू 44। तो t की वैल्यू 44/7 सेकेंड्स आएगी। बताओ सर ये नहीं आया समझ में। बेटा, मैथ लगाई है अभी, तो फिजिक्स तो चालू ही नहीं हुई है, सब मैथ ही चल नहीं रहा है। मतलब ये सी वाला सर, यू टर्न वाला सर कैसे निकाला सर? यू टर्न कैसे निकालते हैं? तुम पहले मुझे अपना बताओ, पिछला जो पढ़ तो रखा है। वेलोसिटी 0 होती है। तो कहाँ 0 हो रही है ग्राफ में? देखो 30/, वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है ग्राफ में? तुमने जो पढ़ रखा है वो अप्लाई करो। सर टी पे हो रही है, टी निकालना है। बस अब बताओ क्या डाउट आया? अच्छा, एक्सेलरेशन दोनों साइड से निकाल के इक्वल किया है, ठीक। यस करेक्ट। थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो। फिर डी में आ जाओ। स्लोप की वैल्यू देते तो स्लोप का सर, स्लोप की वैल्यू अगर रख देते सर -70/3 वो भी आ जाता। आ जाता ना सर, वैसे ही निकाला है। हाँ एक ही बात है भाई, तो मैं फिर से कहूँगा, मैथ चाहे जैसे करो। अब इसका देखो, एवरेज वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है तो इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ये पूरा एरिया चाहिए। तो ये पूरा 0 एरिया होगी सर एवरेज। और ये पूरा एरिया निकालो, क्या आएगा? एरिया निकालो। सर इसमें एवरेज वेलोसिटी v2 माइनस v1 नहीं कर सकते? एवरेज वेलोसिटी v2 माइनस v1 कब से होने लगा भाई? ऊपर में निकाली थी सर। तुम लोग को यार पता नहीं कितना कंफ्यूजन होता है, जल्दी इतनी जल्दी जल्दी भूल जाते हो। अभी तो सर ये अभी, अच्छा ठीक 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 समझ गया। टोटल एरिया टिल t इक्वल टू 44/7 सेकेंड्स। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है S1 है टोटल, और ये वाला टोटल S2 है। तो बताओ जरा S1 क्या होगा, करो कैलकुलेशन। तो
तो हाफ बेस इंटू हाइट, पहला वाला हो जाएगा 10, फिर दूसरा वाला जाएगा 10 इंटू 2 यानी कि 20, फिर तीसरे वाले में हम 10 इंटू 1 अलग कर दें और 10 इंटू 1 अलग कर देते हैं और वो ट्रायंगल अलग कर देते हैं। तो ट्रायंगल हो जाएगा 20 इंटू 1 इंटू हाफ, तो वो भी 10 हो जाएगा, प्लस लास्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा हाफ बेस। तो बेस ध्यान से देखोगे तो बनेगा 44/5 माइनस 5 और हाइट की वैल्यू होगी 30। तो ये सब जोड़ेंगे तो ये S1 44/7 आ 44/5 प्लस 5 57 आ रहा है सर 44/7 माइनस 5 होगा ना। अच्छा 44/7 44/7 है। तो ये टोटल 485/7 आता है। इसको हम लोग 69.28 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया S1 और इसके बाद टोटल एरिया फ्रॉम t इक्वल टू 44/7 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 8 सेकेंड्स, इसको हमने S2 लिखा है। S2 निकालने के लिए अगेन हाफ बेस हो जाएगा 8 माइनस 44/5 इंटू हाइट है 40, तो देख लो कितना आएगा, जाएगा 8 माइनस 44/7, ये आएगा 240/7, ठीक है। एंड 240/7 की वैल्यू निकल के आएगी 34.28, ठीक है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस S1 एंड माइनस S2, क्यों भाई, ठीक है ना। तो 69.28 में 34.28 सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा प्लस का 35 मीटर। और अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस का मतलब होगा S1 और S2 को हमें ऐड कर देना है। सर वो 44/7 होगा सर। हाँ 44/7 है, तो निकाला 44/7 से ही है। डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 69.28 प्लस 34.28। कैलकुलेशन अपनी किया करो, मेरी कैलकुलेशन मत देखा करो, बाद में बताया करो लास्ट में कि सर गलत आ रहा है। 103.56 मीटर, ठीक है ना। आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड 8 से डिवाइड कर देना है। एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 35/8 यानी कि 4.375 और एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 12.945। अब बताओ कहाँ पे डाउट आया, कौन सी बात नहीं समझ में आई। सर एक डाउट है ए पॉइंट में सर। हाँ सर जो आपने t इक्वल टू 7 सेकंड पे एक्सीलरेशन निकाला है, हाँ इसमें सर ये तो समझ में आ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी सर 70 है, हाँ ये समझ में आ रहा है। देखो बट सर जो आपने ये अपॉन से कहा जाए कि तुमको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो हमने ये पूरी लाइन का स्लोप निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम है इसमें। इस पॉइंट का स्लोप निकालना था लेकिन हमने पूरी लाइन का स्लोप निकाल दिया। तो पूरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या किया है, हाइट अपॉन बेस कर दिया है। तो हाइट इसकी 70 है और बेस इसका 3 ले लिया है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। यस सर ठीक है, क्लियर। और कोई डाउट इसमें, नीचे तक बताओ। सर हाँ बोलो। इसमें कुछ नहीं है सर, मैं कुछ 1-2 क्लास पिछली नहीं अटेंड कर पाया था, तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो सर नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दीजिएगा। हाँ जिस दिन मेरी
बाद में क्लास ना हो उस दिन पूछा करो। ओके सर। फ्राइडे को भी पूछ सकते हो, फ्राइडे को ही पूछ सकते हो, सैटरडे को फिर मेरी बाद में क्लास। ओके सर। ओके ओके ठीक है, यहाँ तक बताओ। ठीक है ना, तो थ्योरी में बताने वाला अब और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में और भेज दूंगा, तो वो आप लोग जरूर कर लेना, फिर वो डिस्कस कर लेंगे ग्राफ के ऊपर बेस्ड। ओके सर। ओके सर। बाय। ठीक है, ओके। यस